शुरू से ऐसा चल रहा है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये चलता ही रहेगा। उसकी वजह से क्या होता है, जो जेन्युइन लोग हैं ना वो मार खाते हैं, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा की पीआर लेने के लिए। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भी कनाडा हर साल दुनिया भर से असाइलम सीकर्स को अपने यहाँ अपना घर बनाने का मौका देता है, यहाँ पे सेटल होने का मौका देता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो असाइलम सीकर्स हैं, जो रेफ्यूजीज हैं कनाडा के अंदर, उनके नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। 2018 में कनाडा ने सिर्फ 14,000 लोगों को असाइलम दिया था, लेकिन 2023 तक ये नंबर बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 37,000 हो गया था। तो ये तो सिर्फ अप्रूवल की बात होगी कि भी इतने एप्लीकेशंस अप्रूव किए गए थे, इतने लोगों को असाइलम दिया गया था। अगर हम टोटल एप्लीकेशंस की बात करें तो 2018 में अप्रोक्सीमेटली 55,000 लोगों ने क्लेम्स फाइल किए थे और 2023 में ये नंबर बढ़ के अप्रोक्सीमेटली 137,000 हो गया था। और अगर हम एक्सेप्टेंस रेट की बात करें, मतलब अप्रूवल रेट की बात करें, तो 2018 में सिर्फ 64% क्लेम्स एक्सेप्ट किए गए थे, मतलब अप्रूव किए गए थे। लेकिन 2024 के फर्स्ट 9 मंथ्स में ये जो एक्सेप्टेंस रेट है ना, ये बढ़कर 82% हो गया था। मतलब उस टाइम पे कनाडा के अंदर ज्यादा लोगों को रेफ्यूजी का स्टेटस मिल रहा था और साथ के साथ जो बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो भी मिल रहे थे। और भाई साहब, अगर हम 2025 के नंबर्स के ऊपर नजर डालें तो आप हैरान हो जाओगे कि जो असाइलम क्लेम्स का नंबर है ये कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है। मतलब जनवरी से मार्च तक सिर्फ 3 महीनों में कनाडा ने 28,880 असाइलम क्लेम्स रिसीव किए हैं। ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर है। लेकिन सबसे हैरान करने वाला जो नंबर है वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, कि भी कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने असाइलम क्लेम किया है। 2025 के पहले 3 महीनों में अप्रोक्सीमेटली 5500 मतलब 5,500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने रेफ्यूजी के लिए अप्लाई किया। और इसको अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें, 2024 से कंपेयर करें, तो ये जो नंबर है ना वो अप्रोक्सीमेटली 22% इंक्रीज हुआ है। और इसका सबसे मेन रीजन यही है कि कनाडा के अंदर जो परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्क परमिट होल्डर्स भी हैं, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं कनाडा की पीआर लेने के लिए। तो इसी वजह से जो कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, जिनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा कि भी कनाडा की पीआर कैसे होगी, तो वो रेफ्यूजी स्टेटस क्लेम कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा नंबर इंक्रीज होने की वजह से जो कनेडियन गवर्नमेंट है ना, वो पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लेके आई है जिसका नाम है बिल C2, जिसके अंदर कनाडा यूएस बॉर्डर की सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ नए मेजर्स हैं। साथ के साथ जो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई करते हैं कनाडा के अंदर, उससे रिलेटेड कुछ नए रूल्स हैं। और साथ के साथ जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं और जो गवर्नर है, उनको नई पावर्स दी जाएंगी इस बिल के अंडर। तो बेसिकली इस बिल के अकॉर्डिंग अगर कोई भी फॉरेन नेशनल कनाडा में जून 24, 2020 के बाद आया है और उसने अपना रेफ्यूजी क्लेम एंट्री के 1 साल के बाद किया है, तो वो अब एलिजिबल नहीं रहेगा। मतलब अगर आप एंट्री के 1 साल के अंदर क्लेम ना करो तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस नहीं मिलेगा। और यार इस बिल के अंदर एक और बहुत बड़ा चेंज है। ऑल्दो वो कनाडा के अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो अपनी साउथ एशियन कंट्रीज से आते हैं, उनको इतना कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन स्टिल अगर कोई भी कनाडा यूएस लैंड बॉर्डर से पोर्ट ऑफ एंट्री के बिना, मतलब इररेगुलर तरीके से आता है, तो वो भी रेफ्यूजी क्लेम के लिए इनएलिजिबल रहेगा। मतलब यार पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या हिसाब किताब था कि अगर कोई कनाडा यूएस लैंड बॉर्डर से पोर्ट ऑफ एंट्री के बिना, मतलब इररेगुलर तरीके से, मेरा मतलब ये है कि तारों के नीचे से, मतलब गलत तरीके से अगर कनाडा के अंदर एंटर करता था, नॉन लीगल तरीके से अगर एंटर करता था, तो एंटर करने के 14 दिनों के बाद अगर वो रेफ्यूजी स्टेटस के लिए क्लेम करता है तो वो एलिजिबल होता था, उसका प्रोसेस होता था आगे, मतलब सारी चीजें की जाती थी और एक रेफ्यूजी बोर्ड ऑफ कनाडा है वो सारी की सारी चीजें आगे प्रोसेस करता था। लेकिन अब क्या होगा, चीजें और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर 14 दिनों के अंदर अंदर भी वो अप्लाई करता है रेफ्यूजी स्टेटस के लिए, तो उस केस में भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस से उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा। इनफैक्ट जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो उसके पास इतना हक होगा कि वो उसकी जो एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं और वहीं से उसको वापस भेज सकते हैं। लेकिन यार अब क्वेश्चन ये आता है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कनाडा के अंदर रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया हुआ है, असाइलम क्लेम किया हुआ है, उनका क्या हिसाब किताब रहेगा। अब रेफ्यूजी अप्लाई करना, असाइलम क्लेम करना सही है गलत है, ये अलग डिस्कशन होती है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। डेफिनेटली एक वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट शेयर करूंगा। लेकिन जिन्होंने अप्लाई कर दिया उन्होंने तो अप्लाई कर दिया और जिसने करना है वो करेगा, ठीक है। तो उसका हिसाब किताब ये है कि इस बिल की जो फर्स्ट रीडिंग थी कनेडियन पार्लियामेंट के अंदर वो हुई थी 3 जून 2025 को। तो इतनी डेट से पहले अगर आपने कनाडा के अंदर रेफ्यूजी क्लेम किया था तो आपका जो प्रोसेस है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो नॉर्मल तरीके से प्रोसेस की जाएगी। लेकिन अगर कोई 3 जून 2025 के बाद रेफ्यूजी स्टेटस कनाडा के अंदर क्लेम करता है तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है इस नए बिल के हिसाब से देखी जाएगी। अब यार ये सारी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। इन 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अलावा इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट को, इमिग्रेशन ऑफिसर्स को और नई पावर्स भी मिल रही हैं। अब गवर्नर इन
काउंसिल को ये अथॉरिटी मिलेगी कि वो किसी भी इमिग्रेशन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट, सस्पेंड या टर्मिनेट कर सकता है पब्लिक इंटरेस्ट में। और उसके ऊपर से इमिग्रेशन ऑफिसर्स भी अब किसी भी एप्लीकेशन को कैंसिल, सस्पेंड या चेंज कर सकते हैं या फिर किसी को भी एग्जामिनेशन के लिए बुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि यार इस बिल का, ये जो नए रूल्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, आगे जाके प्रॉबेबली ये लॉ बन जाएगा, तो इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। अब देखो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो नए रूल्स हैं इनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि जो पूरा सिस्टम है ना वो कंट्रोल में आ सके। कि जो बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो रहा था रेफ्यूजी क्लेम्स का, उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए, तो ज़रूरी थे ये रूल्स। लेकिन काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है कि भी जो जेन्युइन रेफ्यूजीज़ हैं, मतलब जिनको जेन्युइनली रेफ्यूजी स्टेटस कनाडा के अंदर क्लेम करना है, जिनको एक्चुअल में उनकी होम कंट्री के अंदर जान का खतरा है या फिर उनकी होम कंट्री के अंदर वॉर चल रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, जो भी हिसाब किताब है, जिन भी बेसिस पे रेफ्यूजी स्टेटस मिलता है उनकी वो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। मतलब जेन्युइन लोग मार खाएंगे ये नए रूल की वजह से। और मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है, मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये तो भाई कनाडा के अंदर अब न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो बेसिकली जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस करती है कनेडियन इकॉनमी को ग्रो करने के लिए, या फिर बढ़िया बढ़िया लोग कनाडा के अंदर इमिग्रेट करें ताकि वो यहाँ की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें और इसको ग्रो करें। लेकिन उन प्रोग्राम्स को, उन सारी चीज़ों को इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जो गवर्नमेंट है वो फोर्स हो जाती है उन सारे प्रोग्राम्स को बंद करने में या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने में, लिमिट करने में। उसकी वजह से क्या होता है, जो जेन्युइन लोग हैं ना वो मार खाते हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। आप LMIA का एग्जांपल देख सकते हो। ये जो प्रोग्राम है किस लिए कनेडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि जिन लोगों की कनाडा के अंदर कमी है उन लोगों को बाहर से लेके आया जाए और यहाँ की इकॉनमी में वो कंट्रीब्यूट करें, वो जो कमी है उसको वो पूरी करें। लेकिन आपको पता ही है उसको किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया। उसके अलावा जो अभी रिसेंटली प्रोग्राम्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे कि RCIP हो गया, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्राम, तो इस प्रोग्राम का मोटिव क्या है कि वो जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पे जाके लोग रहें, उनकी ग्रोथ में लोग कंट्रीब्यूट करें और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। बदले में गवर्नमेंट PR देगी। अब उसके लिए एक कंडीशन ये है कि आपको रूरल कम्युनिटी से जॉब ऑफर चाहिए। अब लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जॉब ऑफर के बदले पैसे मांग रहे हैं। मतलब उस चीज़ को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मतलब जिसके पास पैसा है वो दे देगा, जॉब ऑफर ले लेगा और उसको PR मिल जाएगी। लेकिन जो जेन्युइन बंदा है, जो ढंग से उस कम्युनिटी में जाके जॉब लेना चाहता है, वो सफ़र कर रहा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो मतलब जो भी प्रोग्राम्स वगैरह कनेडियन गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, और उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं, जो बढ़िया तरीके से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो बढ़िया लोग हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। ये शुरू से ऐसा चल रहा है और मेरे पर्सनल ओपिनियन में ये चलता ही रहेगा क्योंकि एक्सप्लॉइट करने वाले जो लोग हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो कभी नहीं जाएंगे, वो ज़ीरो नंबर नहीं होगा। तो ये हिसाब किताब है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस सारे मुद्दे पे, आप कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। बाकी अगर आप मेरी कनाडा के अंदर PR जर्नी जानना चाहते हो कि भी क्या हिसाब किताब है, तो ये राइट वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। और साथ के साथ अगर रेज्यूमे बनाने में आपको दिक्कत आ रही है ना, कनाडा में आप जॉब लेना चाहते हो, रेज्यूमे में आप बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हो, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए एक बढ़िया सा रेज्यूमे बनाने के लिए, वो भी मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी। तो लेफ्ट वाली वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये हिसाब किताब है। बाकी ये वीडियो आपको थोड़ी सी बढ़िया लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जब तक अगली बढ़िया सी वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड, पता ही है सबको, मैं भी भूल गया, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।